अगला क्वेश्चन है कि इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, सांप तुम सभ्य हुए नहीं, एक आदमी रोटी बेलता है, श्वानों को मिलता दूध भाते भात भूखे बालक, श्वानों को मिलता दूध भात भूखे बालक अकुलाते हैं। नागार्जुन और अज्ञेय। तो इसमें से सी सही जवाब है। देखिए क्या है कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, तो पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक पंक्तियाँ जो है निराला की हैं। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, तो ये अज्ञेय की पंक्तियाँ हैं। एक आदमी रोटी बेलता है, तो धूमिल की जो है पंक्तियाँ हैं। श्वानों को मिलता दूध भात भूखे बालक अकुलाते हैं, दिनकर की जो है पंक्तियाँ हैं। घुन खाए सातीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, तो घुन खाए सातीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, ये सभी नागार्जुन की जो है पंक्तियाँ हैं। 32 क्वेश्चन की बात करेंगे कि इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो अति सुधो शनैः कुमारक है, पद्माकर की है। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, भिखारीदास। गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, तो भूषण की। आगे के कवि रीझी हैं, तो कविताएं न तो बोधा, राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। आगे के कवि रीझी हो तो कविताएं न तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है, बोधा घनानंद। तो ये पंक्तियाँ जो है अति सुधो शनैः कुमारक पंक्तियाँ जो है घनानंद की हैं। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी भूषण की हैं पंक्तियाँ। गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, पद्माकर के। आगे के कवि क्या हैं? आगे के कवि रीझी हैं, तो कविताएं न तो राधिका कन्हई सुमिरन के बहानो है। ये किसकी हैं? भिखारीदास की पंक्तियाँ हैं। अति क्षीण मृणाल के तारा होते नहीं, ऊपर पाँव दे आवनो है। अति क्षीण मृणाल के तारा होते नहीं, ऊपर पाँव दे आवनो है। यह प्रेम के पंथे कराल महातरवारी के धर पे धावनो है। ये बोधा की पंक्तियाँ हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 33 है। इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सम्मिलित कीजिए। तो विजयपाल रासों की बात करें तो हिंदवी, चार्या गीत, तो अपभ्रंश, कीर्तिलता, संध्या भाषा, खुसरो बहलिया मैथिली, ब्रजभाषा। तो क्या करना है? काव्य भाषा के साथ सम्मिलित करना है उनकी काव्य भाषा के साथ। चलिए इसका देखते हैं। तो सी सही है। विजयपाल रासों की बात करें तो रचनाकार नल सिंह है और भाषा अपभ्रंश है। चार्या गीत कोश की बात करें तो सरापा रचनाकार हैं और संध्या भाषा है। पदावली विद्यापति की मैथिली है। खुसरो की पहले अमीर खुसरो हिंदवी है। कीर्तिलता विद्यापति अवहट्ट है। चार्या नोट है कि चार्या गीत कोश सरापा की रचना तथा चार्यापद शबरपा की रचना है। तो चार्या गीत कोश जो है सरापा की रचना तथा चार्यापद शबरपा की रचना है। इन संस्थाओं को उनके स्थानों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो नागरिक प्रचारणी सभा दिल्ली, साहित्य अकादमी मद्रास, एशियाटिक सोसाइटी काशी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कलकत्ता वर्धा। तो नागरिक प्रचारणी सभा की बात करें तो स्थान काशी है, 1893 ईस्वी। साहित्य अकादमी दिल्ली और 1954 ईस्वी। एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता 1784 ईस्वी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 ईस्वी। और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था जो है मद्रास 1915 ईस्वी। 35 क्वेश्चन की बात करेंगे कि नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सम्मिलित कीजिए। कोमली, गांधार, भीष्म साहनी, मुक्ति का रहस्य सुरेंद्र वर्मा, कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण मिश्र, माधवी शंकर शेष, लक्ष्मी नारायण लाल। तो 35 क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब ए है। कोमली गांधार की बात करें तो ये शंकर शेष की नाटक है। कोमली गांधार 1982 ईस्वी में। मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र का है 1932 ईस्वी। कर्फ्यू की बात करें, कर्फ्यू तो लक्ष्मी नारायण लाल का है 1972 ईस्वी। माधवी जो है भीष्म साहनी की है 1955 ईस्वी। द्रौपदी जो है सुरेंद्र वर्मा का है 1972 ईस्वी। इन चरित्रों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सुंदरी की बात करें तो चंद्रगुप्त, कल्याणी, देहांतर, उर्वी, शकुंतला की अंगूठी, कनक जो है लहरों के राजहंस, पहला राजा। तो ये सही है इसमें से। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का है और पात्र इनमें सुंदरी हैं, नंद हैं, अलका हैं, श्यामांग। सुंदरी, नंद, अलका और श्यामांग ये सभी पात्र हैं लहरों के राजहंस में और 1963 में प्रकाशन।
चंद्रगुप्त की बात करें तो इसमें जयशंकर प्रसाद की रचना कल्याणी, चाणक्य, अलका, सुहासिनी, ये सभी कल्याणी, चाणक्य, अलका, सुहासिनी ये पात्र हैं। 1931 ईस्वी में प्रकाशन। पहला राजा की बात करें जगदीश चंद्र माथुर का, पात्र हैं उर्वी, पृथु और शुक्राचार्य, ये पात्र हैं। और 1969 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। शकुंतला की अंगूठी सुरेंद्र वर्मा है रचनाकार, और कनक जो है पात्र है। 1990 ईस्वी में देहांतर जो है, देहांतर नंदकिशोर आचार्य का है, और इसमें पात्र शर्मिष्ठा है, ययाति, देवयानी, पुरु। और 1987 ईस्वी में जो है प्रकाशन वर्ष। इन कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो परिवर्तन, अज्ञेय, यमुना के प्रति और पंत। तो 37 क्वेश्चन की बात करेंगे तो 37 क्वेश्चन और 37 क्वेश्चन की बात करेंगे। पेशोलो की प्रतिध्वनि निराला, सोन मछली, धर्मवीर भारती प्रसाद। तो परिवर्तन, अज्ञेय, यमुना के प्रति पंत, और पेशोलो की प्रतिध्वनि निराला, सोन मछली, धर्मवीर भारती प्रसाद। तो सी सही है। परिवर्तन जो है सुमित्रानंदन पंत की है। यमुना के प्रति सूर्यकांत त्रिपाठी, यमुना के प्रति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पेशोला की प्रतिध्वनि जो है तो जयशंकर प्रसाद की है। सोन मछली सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। प्रमथ्यु गाथा जो है, प्रमथ्यु गाथा धर्मवीर भारती की रचना है। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। तो पहल जो है कमला प्रसाद, वसुधा नंदकिशोर नवल, तद्भव ज्ञान रंजन, कथाक्रम अखिलेश शैलेंद्र सागर। तो इसमें भी सही है। पहल की बात करें तो ज्ञान रंजन की ये है, और त्रैमासिक है, और जयपुर से प्रकाशित होती है 1960 ईस्वी में। वसुधा की बात करें कमला प्रसाद, 1953 ईस्वी। तद्भव की बात करें अखिलेश हैं इसके संपादक, और त्रैमासिक है लखनऊ से, और 1999 में। कथाक्रम की बात करें तो शैलेंद्र सागर हैं, त्रैमासिक लखनऊ से 2000 ईस्वी। कसौटी की बात करें नंदकिशोर नवल हैं, 1999 ईस्वी। निर्देश क्या है, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों, प्रश्न संख्या 46 से 50 जो है तक के उत्तरों के लिए दिए गए बहु विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो शील हृदय की वह स्थायी स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा आपसे आप करती हैं। सदाचार ज्ञान द्वारा प्रवर्तित हुआ है। सदाचार क्या है, ज्ञान द्वारा प्रवर्तित हुआ है। यह भक्ति द्वारा इसका पता यूँ लग सकता है, यह भक्ति द्वारा इसका पता यूँ लग सकता है कि ज्ञान द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार होगा उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर किया जाएगा, पर भक्ति द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार होगा उसका अनुष्ठान बड़े आनंद से, बड़ी उमंग के साथ हृदय से होता हुआ दिखाई देगा। उसमें मन को मारना ना होगा, उसे और सजीव करना होगा। कर्तव्य और शील का वही आचरण सच्चा है जो आनंदपूर्वक हर्ष पुलक के साथ हो। सदाचार किन से प्रवर्तित होता है, प्रेम और भक्ति द्वारा, भक्ति और धर्म द्वारा, धार्मिक भावना द्वारा, ज्ञान और भक्ति द्वारा। तो सदाचार किन से प्रवर्तित होता है, तो निश्चय ज्ञान और भक्ति द्वारा जो है प्रवर्तित होता है। भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है, तो आनंद से और हृदय से। तो भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान बड़े आनंद से, बड़ी उमंग के साथ हृदय से होता हुआ दिखाई देता है। 41 क्वेश्चन है कि ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है, तो कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर। ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कष्टपूर्वक हृदय से जो है दबाकर, हृदय को दबाकर किया जाता है। 42 क्वेश्चन की बात करेंगे, कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है, तो जो आनंद और हर्ष से युक्त हो। कर्तव्य और शील का वही आचरण सच्चा है जो आनंद और हर्ष से युक्त हो। हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है, शील दशा है। शील हृदय की वह स्थायी दशा जो सदाचार को आप से आप ही प्रेरित करती है। अगला क्वेश्चन कथोपकथन से है। अगला क्वेश्चन क्या है, कथोपकथन से है। तो प्रश्न संख्या 44 से 50 तक दी गई स्थापनाओं, असर्षण और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़कर बहुविकल्पीय प्रश्नों में सही उत्तर का चयन करना है। तो असर्षण क्या है, मिथक सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है, क्योंकि इससे सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार प्राप्त होता है। तो डी सही है, ए और आर दोनों सही है। मिथक जो है लोक प्रचलित पौराणिक कथाएं ही हैं। मिथक सामूहिक जीवन अर्थात समाज का संचित अनुभव होता है। मिथक का सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार होता है, क्योंकि यह पौराणिक कथाओं का आधार लेकर धर्म से जुड़ा होता है। 45 क्वेश्चन की बात करेंगे, स्थापना है।
उत्तर आधुनिकता के अनुसार तकनीक जो है मनुष्यता की शत्रु है, क्योंकि इसमें मानव की नैसर्गिकता समाप्त हो गई और उसका अपनी प्रकृति से अलगाव हो गया। तो डी सही है, ए और आर दोनों सही हैं। देखिए, उत्तर आधुनिक विमर्श के केंद्र में प्रौद्योगिकी, तकनीकी और उपभोगवाद, बाजारवाद है। यह तकनीकी मनुष्य की शत्रु हो गई और बाजारवाद ने मनुष्य को एक संसाधन बना दिया है। इससे मानव नैसर्गिकता का अंत हो रहा है और वह प्रकृति से अलग हो रहा है। स्थापना क्या है कि संसार में मनुष्य जाति के बीच कविता हृदय के भावों को लेकर ही उठी है। यह धारणा आज तक चली आ रही है, क्योंकि कविता का संबंध कल्पना से है, यथार्थ से नहीं। तो ए और ए सही है, आर गलत है, बी सही है। संसार में मनुष्य जाति के बीच कविता का उद्गम मनुष्य हृदय से उत्पन्न हुए भाव से ही माना जाता है। कविता का संबंध जो है कल्पना और यथार्थ दोनों से है। 47 क्वेश्चन है कि स्थापना काव्य की आत्मा रस है और गुण रस के धर्म है, क्योंकि गुण रस के उपकारक हैं। तो बी सही है, ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। तो काव्य की आत्मा रस है। इस संदर्भ में आचार्य विश्वनाथ भी कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रस के धर्म निर्वहन करने वाले तत्व को गुण कहा जाता है। गुण को रस का उपकारक भी माना जाता है। खंड काव्य में जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए यह चरित काव्य का एक विशेष भेद है। तो डी सही, ए और आर दोनों सही है, डी सही है। खंड काव्य में किसी भी महान या प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन का एक खंड भाग हिस्सा प्रस्तुत किया जाता है तथा उनके जीवन में घटित होने वाली किसी एक घटना को चित्रित किया जाता है, क्योंकि यह उसके चरित्र चित्रण से संबंधित होता है, इसलिए चरित्र काव्य का एक भेद माना जाता है। 49 क्वेश्चन है कि जिस नायिका के शरीर में नवयौवन का प्रवेश हो रहा हो उसे मुग्धा नायिका कहते हैं और उसमें लज्जा भाव बड़ा प्रबल होता है। इसी कारण इसे परकीय नायिका की कोटि में गिना जाता है। तो ए सही है, आर गलत है। नवयौवना युक्त नायिका या 16-18 वर्ष की नायिका को मुग्धा नायिका कहा जाता है। ऐसी नायिका में लज्जा और की अधिकता होता है, मात्र इसी कारण उस नायिका को परकीय नहीं कहा जा सकता है। रूपक में कार्यावस्था एवं अर्थ प्रकृति को मिलाने वाला तत्व संधि है, क्योंकि कथांशों के संबंध एक और अर्थ प्रकृति से होता है तो दूसरी ओर कार्यावस्था से। तो डी सही है, ए और आर दोनों सही है। नाटक या रूपक को कथा विन्यास के 3 आधार होते हैं। कार्यावस्था, पहला नंबर कार्यावस्था, कार्य की सिद्धि के लिए नायक संदर्भित घटनाएं कार्यावस्था है। दूसरा नंबर अर्थ प्रकृति, नाटक या रूपक में फल प्रयोजन की सिद्धि के लिए मिलकर व्यापार करने वाली घटनाएं अर्थ प्रकृति कहलाती हैं। तीसरा नंबर संधि, एक प्रयोजन की कथा वस्तु को दूसरे प्रयोजन की कथा वस्तु के अंश से संबंधित करने की कला संधि कहलाती है। अगले की बात करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2007 की बात करेंगे, हिंदी के हैं और द्वितीय प्रश्न पत्र का हल अध्यायवार विश्लेषण सहित व्याख्या है। हिंदी भाषा और उसका विकास, इनमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? तो मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती, मालवी। बुंदेली नहीं है, बी सही है। बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है, जबकि मारवाड़ी, मेवाती तथा मालवी राजस्थानी हिंदी की बोली है। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी और अपभ्रंश तथा उनसे विकसित उपभाषा एवं बोलियों का विवरण निम्नवत है। शौर श्रेणी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, कौरवी जिसे कहते हैं ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी। पहाड़ी में कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, गुजराती और अर्धमागधी में, ये तो शौर श्रेणी में आता है, ये सभी अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी में बिहारी, भोजपुरी, मगही और मैथिली आता है। बंगला, उड़िया और असमिया। बैसाखी में लहंगा पंजाबी आता है। ब्राह्मण में सिंधी और महाराष्ट्री में मराठी। दूसरा क्वेश्चन है कि कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई? अर्ध, तत्सम, तत्सम, ऋण, अनुवाद, तद्भव। तो डी सही है, तद्भव से हुई है कर्म शब्द की व्युत्पत्ति। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति तद्भव शब्द काम से हुई। काम शब्द ही व्युत्पत्ति तत्सम शब्द कर्म से हुई। हिंदी साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश व्यवस्था से या पाली से। तो सी सही है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 933 ईस्वी से संवत 1375 1318 ईस्वी तक माना।
शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव राजा भोज के समय से तथा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से होता है। शुक्ल जी इस समय की भाषा को प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी कहा है। चौथा नंबर है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र स्वयंभू रामचंद्र या सोमप्रभ शौरी। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो स्वयंभू थे अपभ्रंश के प्रथम महाकवि। तो अपभ्रंश के प्रथम कवि एवं महाकवि 8वीं शताब्दी लगभग 783 ईस्वी के स्वयंभू हैं। यह अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना। पौमचर्यु और रिट्ठ अड़ेमी चर्यु तथा स्वयंभू छंद आदि स्वयंभू की रचनाएं। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना। पौमचर्यु और रिट्ठ अड़ेमी चर्यु तथा स्वयंभू छंद आदि स्वयंभू की रचनाएं। हिंदी के प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या पद्मावत। पृथ्वीराज रासो है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को तथा प्रथम महाकवि जो है चंद्रबरदाई को माना है। पृथ्वीराज रासो में 69 समय सर्ग या अध्याय है। सर्वप्रथम डॉक्टर बुलर ने इसे अप्रामाणिक घोषित किया। काव्य ग्रंथ प्रकाशन वर्ष और ग्रंथकार हैं। पृथ्वीराज विजय के ग्रंथकार कौन है? जयानक भट्ट हैं। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास का 1574 ईस्वी। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी 1540 ईस्वी को है। आलाखंड किसने लिखा? जगनीक, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, नरपतलाल। तो आलाखंड की बात करें तो जगनीक की रचना है। जगनीक है। इसका मूल नाम जो है परमाल रासो 1230 ईस्वी है। यह एक लोक गेय काव्य है तथा बरसात में गाया जाता है। यह वीर रस से परिपूर्ण वीरता के गीत है। बैसवाड़ा इसका प्रमुख केंद्र माना जाता है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स एलियट ने सबसे पहले इसे आलाखंड के नाम से प्रकाशित करवाया था। 7वां क्वेश्चन है कि इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? नगेंद्र, लक्ष्मी सागर वार्षाडे, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह। तो नगेंद्र जो है हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र ने बल्कि लक्ष्मी सागर वार्षाडे, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह ये तीनों लिखे हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी का संपादन किया है, लेखन नहीं किया है। जबकि अन्य इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य का मूल लेखन किया, जिसका विवरण निम्नवत है। आधुनिक हिंदी साहित्य अगर बात करें तो ये लक्ष्मी सागर वार्षाडे का है 1941 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा 1938 ईस्वी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है बच्चन सिंह 1996 ईस्वी। 8वां क्वेश्चन है कि 12 वर्ष लव कुकुर जीवे और 13 लव जिये सियार, वर्ष 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य के हैं? कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो या हमीर रासो या परमाल रासो। तो ये परमाल रासो की पंक्तियाँ हैं। 12 वर्ष को क्या है कि कहा गया कि 12 वर्ष लव कुकुर जीवे और 13 लव जिये सयार और वर्ष 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये किसका है? परमाल रासो आलाखंड जगनीक का है। उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम खड भाषा पुराणम च कुरानम कथित मया। पृथ्वीराज रासो से चंद्रबरदाई ग्रंथकार हैं। पीयू चित्तौड़ न आव्यो श्रावण पहली तीज। तो कुमार रासो से दलपत विजय रचनाकार हैं। चलियो वीर हमीर पा अमर के इणी कंपई। तो हमीर रासो से सारंगधर हैं। सारंगधर। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? बंगदर्शन, समाचार सुधावर्षण, उदंत मार्तंड, भारत मित्र। दैनिक समाचार पत्र कौन सा था हिंदी का पहला? तो समाचार सुधावर्षण है। समाचार सुधावर्षण के संपादक श्याम सुंदर सेन हैं और यह दैनिक है, कलकत्ता से प्रथम और दैनिक जो है हिंदी समाचार पत्र 1854 ईस्वी। उदंत मार्तंड की बात करें तो जुगल किशोर शुक्ल जो है संपादक हैं, साप्ताहिक है, कलकत्ता से हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 30 मई 1826 ईस्वी। भारत मित्र की बात करें तो रुद्र दत्त जो है संपादक हैं, साप्ताहिक है, कलकत्ता से 1877 ईस्वी। नोट है पहला कि भारत का प्रथम समाचार पत्र जो है बंगाल गजट अंग्रेजी है। दूसरा नंबर, हिंदी प्रदेश से प्रकाशित हिंदी का प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार है। इस साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन बनारस से 1845 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सिंह के संपादन में होती थी।
10वां नंबर है अमी हला हल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरद झुक झुक परद जेह चितवत एक बार। इन काव्य पंक्तियों का कवि कौन है? बिहारी घनानंद मोतीराम रसलेन। तो बी सही है रसलेन। तो रसलेन है। कुंदन को रंग फीको लगे लड़के सब अंगन चार गुराए, ये किसकी है पंक्ति? मोतीराम की है। अगला देखें, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, शौह करें गोहनी हंसे दैन कहे नट जाए, ये बिहारी लाल की पंक्ति है। झलके अति सुंदर आनन गौर छके छके दृग राजति कानन द्वय, ये घनानंद की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्ति है? घनानंद की।